हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ बबली राजपूत एंड आज हम लेक्चर 4 कवर करने वाले हैं जिसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड उसके एप्लीकेशन कवर करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो भी उनके स्टेटमेंट हैं, जो भी उनसे फॉर्मूले डिराइव होके आ रहे हैं या उनके जो एप्लीकेशंस मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है एंड ये चैप्टर पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। जो लॉज है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि लॉज के स्टेटमेंट क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है और उनसे क्या चीज है वो निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं हम न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the force applied and takes place in the direction in which the force acts। मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है वो मोशन कर रही है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसने ए से शुरू किया है एंड वो बी तक गई है। ठीक है, ए से शुरू किया उसने, वो बी तक गई है। तो ए से शुरू किया होगा तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, उसको हमने यू मान लिया। एंड जब वो बी तक पहुंची तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो वी बन गई। ठीक है, स्टार्ट जहां से करते वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है एंड फाइनली वो b पॉइंट पे पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो v बन गई। राइट। अब इस बॉडी का कोई मास होगा तो उसको हमने m कंसीडर कर लिया। ठीक है, एंड ये पाथ कवर करने में इसको कोई टाइम लगा होगा तो उसको हमने t मान लिया। राइट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। ए पॉइंट पे जब वो बॉडी थी तो उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? मोमेंटम इज mv। ठीक है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ये v फाइनल वाला v नहीं है, v इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर वेलोसिटी। ओके, सो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता था। तो a के केस में कितना मोमेंटम हो जाएगा? mu। और इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि ये शुरुआती मोमेंटम रहा होगा बॉडी का। फिर सिंस उसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो इस केस में b पॉइंट पे उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू b। तो mu इज द इनिशियल मोमेंटम एंड mv इज द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपको आगे फॉर्मूला देगा। एक जो स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपको एक फॉर्मूला आगे डिराइव करेगा एंड दैट फॉर्मूला, दिस डेरिवेशन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है, थ्योरी एग्जाम अगर आपके एसए 2 में हुए तो डेरिवेशन पक्का पूछा जाएगा। सो दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इससे हमें एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होगी, मतलब इस स्टेटमेंट से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, सो वो क्या होगी वो तो हमें सॉल्व करके ही पता चल। ठीक है, देखो हमने कंसिडर किया, जो मैंने वहां पे केस लिया वो यहीं पे हमने कंसिडर कर लिया। जैसे कि एक बॉडी है जिसका मास m है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इज u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड उसका इनिशियल मोमेंटम mu हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी है वो v बन गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो mv हो जाएगा। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस जर्नी, टू कंप्लीट दिस पाथ इज t and the mass of the body is m। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखो जहां भी रेट लिखा हो ना, उसका मतलब है वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी टाइम से डिवाइडेड है। मतलब टाइम क्या उसके डिनोमिनेटर में आएगा। राइट, तो ये हम क्या लिख लेंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइडेड है। ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी टाइम से डिवाइडेड है? चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डिवाइड किससे? टाइम से। एंड इधर सेम आ जाएगा फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फोर्स अप्लाइड। ठीक है, ये जो साइन है ना बीच में, दिस साइन, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, एग्जांपल ले लो, जैसे कि a प्रोपोर्शनल b है तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं एंड a प्रोपोर्शनल 1/b है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। राइट, ऑलराइट। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? देखो चेंज मैंने हमेशा बताया था, चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू को माइनस कर दो इनिशियल वैल्यू से। फाइनल वैल्यू को आप इनिशियल वैल्यू से माइनस करते हो तो वो किसी भी चीज का चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ किसकी चेंज की बात हो रही है? यहाँ पे मोमेंटम के चेंज की बात हो रही है। मतलब क्या है यहाँ पे? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल
इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम आ जाएगा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्स अप्लाइड, ठीक है। फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फाइनल मोमेंटम हमारी बॉडी का क्या था, mv था, मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा हो जाएगा mu, ठीक है। क्या है, मास इनटू जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है अपॉन व्हाट, अपॉन टाइम टेकन, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, तो यहाँ पे हम f लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स को हम f से लिखते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो ऊपर वाला टर्म आपको दिख रहा है चेंज इन मोमेंटम वाला, इसमें से हम m को कॉमन ले लेंगे, m इससे बाहर निकल आएगा, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, m एंड दिस इज v माइनस u अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, फोकस ऑन दिस फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, m को भी भूल जाओ, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता था, हमारा एक्सेलरेशन होता था ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्सेलरेशन रख देंगे। सो ये क्या बन जाएगा, m a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है, बन गया ना, m a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब आपको समझ आ गया कि कौन सा फॉर्मूला है जो डिराइव होने वाला है। क्या करेंगे, f को इधर ले आएंगे और ma को इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब f प्रोपोर्शनल टू ma, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता है, प्रोपोर्शनल टू ma लिख देंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको रिमूव करेंगे, एंड जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होता है तो इनके बीच में एक इक्वल का साइन आता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, f इक्वल टू, एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम k से डिनोट करते हैं, kma, ठीक है। मतलब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो, ठीक है, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इक्वल साइन आएगा इनके बीच में, बट एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा। ये जो k है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। सो इन दिस केस जो k की वैल्यू है वो 1 है, इन दिस केस k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू ma, ठीक है, 1 से इंटू करेंगे तो वो m ही रहेगा, ठीक है। सो f इज इक्वल टू ma, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये हम पहले पढ़ चुके थे, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, ठीक है। एंड डेरिवेशन कैसे हुआ है, किस तरीके से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या हम बोले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो अगर थ्योरी एग्जाम आपकी हुए, ठीक है। सो ये डेरिवेशन पक्का पूछा जाएगा, राइट। सो ये हमने क्या किया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव कर लिया, ठीक है। अब हम एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच फोर्स एक्ट्स। ये स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ का कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड मोमेंटम किस डायरेक्शन में लगेगा, इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अब इसको भी थोड़ा सा फील कर लो, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी मूव कर रही है, मान लो ए बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी का नाम है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पे एक फोर्स लगा, मान लो पीछे से एक फोर्स लगा 5 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा 5 न्यूटन में। तो अब क्या होगा, वो और फास्ट मूव करने लगेगी और डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो मोमेंटम भी इसका इसी डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसका जो मोमेंटम है वो भी क्या करेगा, इसके इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। सो जो लिखा ना, टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब अब फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा एंड इन द सेम डायरेक्शन मोमेंटम एक्ट्स। सो ये जिसका स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिपिक्ट करता है स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला जो हमें वो देता है, राइट। सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एंड अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के, एंड ये जो फॉर्मूला डिराइव होके आया है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इन दोनों से हमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि आपके AR के लिए, असर्शन, रीजन एंड MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, फिर हम डिस्कस करते हैं।
जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने फॉर्मूला दिया है वो है F इज इक्वल टू ma। इसको आप बॉक्स में बंद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिट क्या होती है फोर्स की? यूनिट आपको पता है, यूनिट ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो दैट इज न्यूटन। न्यूटन इनकी यूनिट होती है NEW, NEWTON, न्यूटन। कैपिटल N से इसको डिनोट करते हैं। एक तो ये यूनिट है, और क्या हो सकती है, और इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकली? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास की यूनिट हमारी kg होती है एंड एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो वो दूसरी यूनिट बन गई, तो दोनों आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सो SI यूनिट इज न्यूटन एंड द अदर यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब लिखने का तरीका अलग अलग है, ऑल राइट। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, एंड इसके साथ ये पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। याद रखना, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है, राइट। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, देखो ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma है, ठीक है। अगर मैं m को इधर शिफ्ट कर दूं फोर्स के नीचे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? F/m इज इक्वल टू a, ठीक है। इस तरीके से भी बन सकता है, ये एक्सेलरेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। अब एक्सप्रेस करने की जरूरत क्या रही, ये ध्यान से सुनना। देखो रिलेशन निकल के आ रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहां से आप देखो तो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, मतलब ये दोनों बराबर है ना, आमने सामने, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। देखो मास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, ठीक है। समझ आ रहा है ना? अगर आमने सामने है दो क्वांटिटीज, मतलब दोनों हमारी क्या है, न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, कैसे हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं? बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। सो ये बताने की कोशिश थी, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ना, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब ध्यान दो, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि भाई एक बॉडी है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमने डबल कर दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डबल्ड, ठीक है। पहले जो भी एक्सेलरेशन रहा था अब उससे 2 टाइम्स ज्यादा हो गया, मतलब एक्सेलरेशन डबल हो गया, एंड दे विल आस्क कि मास पे क्या फर्क पड़ेगा, मास ऑफ द बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है कि एक्सेलरेशन की जगह 2 रख देना है, डबल हो गया मतलब 2 रख देना है। तो क्या करेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, एंड एक्सेलरेशन की जगह 2 रख देना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। अब क्या होगा, m इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 1/m नहीं चाहिए, हमें m की वैल्यू चाहिए, m पूछा गया है ना, तो m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m इज 1/2, ठीक है। सो इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे, हम कहेंगे कि अगर एक्सेलरेशन डबल हो गया तो मास हमारा क्या हो जाएगा, मास हमारा हाफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, वो आपसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई हमने एक्सेलरेशन आपको दे दिया, एक्सेलरेशन डबल कर दिया, तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मास आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो 4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका 4 टाइम्स हो गया, तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन की जगह 4 रख देना है। सो यू नो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एक्सेलरेशन की जगह आपको 4 रखना है, एंड यहाँ पे 1/m आ गया, तो आपको मास निकालना है, मास कितना है आपको वो निकालना है, ठीक है। सो मास आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो 4 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, सो मास कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन 4 टाइम्स करते हो तो मास कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही बनते हैं। एक्सेलरेशन डबल हो गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो चीज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर डबल हो रहा है तो मास हाफ हो जाएगा, कैसे निकालना आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन 4 टाइम्स रख रहे हो तो मास है वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें एक और चीज समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि भाई जो बॉडी ज्यादा हैवी होती है ना, जो बॉडी ज्यादा हैवी होती है उनमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप एक स्टोन है, एक स्टोन है और एक बॉल है, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्टोन है और एक बॉल है और दोनों का साइज सेम है, सेम साइज की है दोनों, ठीक है। लेकिन आपको पता है स्टोन क्या है, स्टोन का मास ज्यादा होता है,
स्टोन ज्यादा हैवी होता है, बॉल क्या है, बॉल कम हैवी है। मान लो फुटबॉल, तो फुटबॉल तो हैवी नहीं होती इतनी ज्यादा एज कम्पेयर टू स्टोन, अगर सेम साइज के लिए दोनों, तो आपको स्टोन को मूव कराने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। स्टोन का एक्सेलरेशन कम होगा, वाइल आप बॉल पे क्या करो, थोड़ी सी भी फोर्स लगा दो तो वो बहुत स्पीड से मूव करेगी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो बॉडीज ज्यादा हैवी होती हैं उनका एक्सेलरेशन कम होता है, एंड जो बॉडीज ज्यादा लाइट वेटेड होती है, मतलब हल्की होती है, उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, उनका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो दो चीजें निकल के आई, एक तो हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो, एंड एक्सेलरेशन एंड मास का रिलेशन कैसे हम स्टैब्लिश कर सकते हैं हैवी और लाइट बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लेना आप, मैं बोल रही हूँ। If the acceleration of a body, if the mass of a body is more, means if the body is heavy, then its acceleration is less. And if the body is light weighted, then its acceleration is more. ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आप लिख लेना, एंड एवरीथिंग रिटन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो अब आप इसे नोट डाउन कर लो। हियर इज द इंपॉर्टेंट नोट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये पूछा जाता है एआर में, आपको पूछा जा सकता है, नहीं तो आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स रिलेशनशिप, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, तो वो किसके बीच में हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप देता है, फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, क्या निकल के आता है, F इज इक्वल टू ma, राइट। सो न्यूटन सेकंड लॉ किस किस के बीच में रिलेशनशिप देता है, फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, एक बॉडी हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बॉडी, एक बॉडी है ए, ठीक है, एंड उस पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। सो क्या होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी है वो मोशन करती है, मतलब बॉडी है वो मूव करती है। तो ध्यान रखना है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, एक्सेल, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, एंड जो हमारी मोमेंटम की डायरेक्शन है वो भी सेम ही रहेगी, मतलब फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहेगी। जिस डायरेक्शन में आपने बॉडी पे फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा एंड मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो चाहे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो, एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चंस है असर्शन, रीजन एंड एमसीक्यू के, इनसे बन जाते हैं, ठीक है। सो नोट इट डाउन, देन विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। नाउ विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एप्लीकेशंस हमें 3 दे रखे हैं, ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो हमने थ्योरम पढ़ी है या जो हमने लॉ पढ़ा है वो प्रैक्टिकली या डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है, मतलब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सिंपली, ठीक है। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ये जो डेल्टा साइन, ये जो ट्रायंगल का साइन होता है उसको हम डेल्टा साइन बोलते हैं, एंड ये तब हम यूज करते हैं जब किसी चीज का हम चेंज बताते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं ऊपर साइड, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा मीन्स चेंज किसी चीज का, एंड रेट का मतलब होता है कोई भी चीज है वो टाइम से डिवाइडेड है। सो डेल्टा पी अपॉन टी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट यही था। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 चीजें निकल के आ रही हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के, एंड फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के। मैंने बताया था ना ये साइन प्रोपोर्शनैलिटी का होता है, अगर दोनों चीजें मतलब दोनों के जो न्यूमरेटर है सामने सामने तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, एंड एक न्यूमरेटर एंड एक डिनोमिनेटर का रिलेशन बन रहा है तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। तो हमें इससे डील नहीं करना, हमें ये वाली चीज है ये इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, मान लो टाइम है, टाइम डबल हो गया, ठीक है, टाइम की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, तो हमारी फोर्स कितनी आ जाएगी, सिंपली टाइम की जगह आपको क्या रख देना, 2 रख देना, तो फोर्स हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2, मतलब फोर्स हाफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने एक्सेलरेशन वाला पढ़ा था ना पिछले पॉइंट में, तो वैसे ही है ये, टाइम अगर डबल हो गया तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, मतलब अगर फोर्स बढ़े, अगर टाइम बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज
टाइम ले रही है तो वहां पे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्या मतलब है, एक एक करके समझते हैं एग्जांपल, तब आपको समझ आएगा। देखो, अ क्रिकेट प्लेयर और फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड टू कैच अ फास्ट मूविंग बॉल। जैसे आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो फील्डर या जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो व्हाट दे डू, जब बॉल आती है तो वो अपने हाथ पीछे मूव कर लेते हैं। रीजन बीइंग कि हमें पता है कि बॉल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बट उसका वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो उसका मोमेंटम ओवरऑल बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, P=mv होता है ना, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट है। मास भले ही बॉल का छोटा है, लेकिन सिंस उसमें वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसका ओवरऑल मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। तो अगर उन्होंने क्या किया कि एकदम से बॉल को कैच कर लिया, तो उनके हाथों पे बहुत ज्यादा फोर्स पड़ेगा, जिससे चोट लग सकती है। सो व्हाट दे डू, वो अपने हाथ थोड़े पीछे कर लेते हैं एंड देन दे ग्रैब दैट बॉल। इससे क्या होता है, इससे टाइम बढ़ जाता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखो, टाइम बढ़ जाएगा ना, बॉल अगर पीछे, हाथ उन्होंने अगर पीछे कर लिया तो बॉल को कैच करने का टाइम बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। एक चीज इनवर्सली में यही होता है, एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है। तो टाइम बढ़ा दिया मतलब हाथ पीछे किए, तो बॉल को ट्रेवल करने में, हाथ में कैच लाने में क्या हो गया, टाइम लग गया। तो बॉल ने जो हाथ में फोर्स लगाया था पहले के मुकाबले कम लगाया होगा, मतलब चोट कम लगेगी। ठीक है, समझ में आया। सो क्रिकेट प्लेयर और फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड टू कैच अ फास्ट मूविंग बॉल। ऐसा क्यों होता है, ताकि वहां पे जो टाइम है वो बढ़ जाए, ठीक है, एंड फोर्स का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए एंड इंजरी लगने के चांसेस कम हो, राइट। सेकेंड है, इन हाई जंप एथलीट आर प्रोवाइडेड ईदर अ कुशन और हीप ऑफ सैंड ऑन ग्राउंड। जैसे हाई जंप होता है ना, ये इस तरीके से इसमें से कूदते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे कॉन्क्रीट फ्लोर नहीं होती है। होता क्या है कि जब प्लेयर हाई जंप करता है तो आपने देखा होगा दूर से भाग कर आते हैं, ऐसा नहीं कि खड़े खड़े हाई जंप कर लिया, दूर से भाग कर आते हैं। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा मोमेंटम हो जाता है। क्या होता है मोमेंटम, P=mv होता है। एक तो मास है पर्सन में इतना ज्यादा, एंड साथ ही साथ उसने बहुत ज्यादा स्पीड एक्वायर कर रखी है। आप देखते हैं जो हाई जंप वाले होते हैं वो बहुत तेज भाग कर आते हैं, तो ओवरऑल जो मोमेंटम की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मोमेंटम की वैल्यू बढ़ जाती है। तो व्हाट दे डू, द सरफेस इन विच दे फॉल, वहां पे वो कुशंस या हीप ऑफ सैंड यूज करते हैं, ताकि जब वो पर्सन उस पे फॉल करे, दैट पर्सन फॉल्स एंड ऑन दैट कुशन या उस सैंड पे फॉल करे, ठीक है, तो क्या हो, जो फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, राइट। अगर वही उसकी जगह कंक्रीट होता तो कंक्रीट में बहुत चोट लगती, लेकिन कुशन एंड पिलो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, फोर्स के इफेक्ट को कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, चोट लगने के चांसेस कम रहते हैं। वैसे ही थर्ड एग्जांपल है सीट बेल्ट्स इन कार्स। कार्स में जो सीट बेल्ट्स होती है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो रहा है कोई, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो सीट बेल्ट की वजह से क्या होता है, सीट बेल्ट क्यों बोलते हैं हम, यूज करो इन दी कार्स, उसका रिलेशन भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। देखो क्या होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब आपकी जो कार है उसका मास है कुछ ना कुछ, P=mv होता है, तो कार का कुछ ना कुछ मास है, एंड वो एक बहुत ही हाई स्पीड पे चल रही है, मान लो एक्सीडेंट हो गया और आपने सीट बेल्ट लगा रखा, तो सीट बेल्ट क्या करेगा, सीट बेल्ट की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो आप आगे मूव करोगे, फिर आप पीछे मूव करोगे, सीट बेल्ट नहीं होती तो आप कार के बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो सीट बेल्ट की वजह से आप आगे मूव करोगे, देन आप पीछे अपनी सीट पे मूव कर जाओगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ा ना, पहले आप आगे गए फिर पीछे गए, तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इसी की वजह से क्या होगा, मोमेंटम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इंजरीज के चांसेस हैं वो कम रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो सीट बेल्ट है वो प्रॉपरली हमें यूज करनी चाहिए। सो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, उसका यूज करके हमने 3 एप्लीकेशंस है वो पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या है, तो यू शुड नो दिस, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन। सो दिस मच फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको कवर करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लॉज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके एप्लीकेशंस, उनके स्टेटमेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू वॉच इट अगेन एंड अगेन। समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देखो, बार बार देखो, इन क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करो, एमसीक्यूज वगैरह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।